नमस्कार सभी को। आज की तारीख तो आप सबको याद ही होगी। आज है 8 सितंबर और आज के दिन एक काफ़ी मशहूर हस्ती का निधन हुआ था। पुण्यतिथि है आज उनकी। उनका नाम था फिरोज़ गांधी। फिरोज़ गांधी पंडित नेहरू के दामाद थे और इंदिरा गांधी के पति थे। फिरोज़ गांधी का जो जन्म था वो मुंबई में हुआ था और लेकिन उनका जो लालन पालन और जो उनकी जो एजुकेशन शुरुआती और वो जो जो बचपना उनका जो बीता वो पूरा का पूरा प्रयागराज, जो आज जिसको इलाहाबाद के नाम से जानते थे पहले, अभी उसको प्रयागराज बोलते हैं, वहाँ पर हुआ था। क्योंकि उनकी माँ अपने बच्चों को लेकर के वहाँ पर रहने चली गई थी। इनका आनंद भवन में आना जाना लगा रहता था, जिसकी वजह से बचपन में ये कांग्रेसी विचारधारा से थोड़ा प्रभावित थे और उस सिलसिले में जुलूस वगैरह में भी शामिल रहते थे और आनंद भवन में इस सिलसिले में काफ़ी उनका आना जाना रहता था। वहाँ पर इनकी पहचान कमला नेहरू से हुई, उनके काफ़ी करीब हुए। तो जब कमला नेहरू इनको बहुत ही पुत्रवत स्नेह देती थी, तो जब कमला नेहरू की, आपको काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि उनको ट्यूबरकुलोसिस था या तपेदिक की बीमारी थी, उस सिलसिले में चूँकि पंडित नेहरू तो बिजी रहते थे कांग्रेस के कार्य से संबंधित, जो उनके व्यस्तता थी उसमें, तो वो नहीं जा पाए थे। लेकिन कमला नेहरू, फिरोज़ गांधी और इंदिरा गांधी स्विट्ज़रलैंड गए थे कमला नेहरू के इलाज के लिए। तो वहाँ पर इंदिरा और फिरोज़ के बीच में नज़दीकियाँ शुरू हुई और 1942 आते आते दोनों ने शादी का फैसला किया। कहीं कहीं कहानियां हैं कि पंडित नेहरू शादी के खिलाफ थे या नहीं खिलाफ थे, बट बहरहाल 1942 में दोनों ने शादी कर ली। ये 1942 करीब करीब वही साल था जिस साल असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था तो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो असहयोग आंदोलन था, ये भी 1942 के आसपास ही था। तो शादी के तुरंत बाद दोनों को जेल भी जाना पड़ा था। अब आते हैं आज़ादी के बाद क्या हुआ। आज़ादी के बाद क्या हुआ कि फिरोज़ गांधी नवभारत टाइम्स के एडिटर के रूप में काम करते थे और उनका जो काम करने का जो एरिया था वो लखनऊ और आसपास का था, इसलिए वो उस एरिया में ज़्यादा बिजी रहते। तो इंदिरा अपने बच्चों के साथ में भी वहीं रहती। तारीख तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन 1944 और 1946 में राजीव गांधी और उनके जो छोटे भाई थे संजय गांधी का, दोनों का जन्म 44 और 46 के दरमियान हुआ था। तो इंदिरा अपने बच्चों के साथ में फिरोज़ गांधी के साथ वहीं पर रहती थी। अब दिक्कत ये हुई कि फिरोज़ गांधी चूँकि नवभारत टाइम्स का संपादक थे और बहुत ही मुखर किस्म के व्यक्ति थे, जिसको हम ब्लंट कहते हैं। और काफ़ी समय ऐसा हुआ कि संसद में जब आज़ादी के बाद, जब हमारे देश में पंडित नेहरू की पहली और दूसरी जब सरकारें बनी, तो उस दौरान जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे हुए थे वो फिरोज़ गांधी ने बहुत ज़ोर शोर से उठाए थे। अब आते हैं आज की तारीख पर। आज की तारीख है 8 सितंबर। तो आज ही के दिन 1960 में फिरोज़ गांधी का निधन हुआ था वेलिंगटन हॉस्पिटल में। हार्ट अटैक की वजह से वहाँ पर ये भर्ती हुए और 1-2 दिन के बाद उनकी वहाँ मृत्यु हो गई थी। ये वेलिंगटन हॉस्पिटल वही है जिसको आज हम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। और ये भी एक फैक्ट है कि जिस समय फिरोज़ गांधी की मृत्यु हुई उस समय इनके परिवार का कोई भी सदस्य इनके साथ नहीं था। तो ये हॉस्पिटल के वार्ड में अकेले थे और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, किताबों में उसका उल्लेख है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों कि जब किसी का, इतने बड़े राजनेता का अगर निधन हो रहा है, जो कि देश के इतने बड़ी परिवार में से किसी का दामाद है और किसी का पति है, उसकी मृत्यु अकेलेपन में राम मनोहर लोहिया में क्यों, हॉस्पिटल में क्यों हुई? तो उसका कारण ये था कि आज़ादी के बाद से ही कई ऐसे मौके आए जहाँ पर फिरोज़ गांधी ने कांग्रेस पार्टी में जो भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हुए उनको बहुत ही ज़ोर शोर से उठाया था। अब दिक्कत ये हुई कि उस समय पंडित नेहरू की जो लोकप्रियता का आलम ये था कि इवन विपक्ष की जो पार्टियां थीं वो भी बहुत ज़्यादा उनसे दब के रहती थीं, उनके खिलाफ खड़ी नहीं होती थीं। उस समय फिरोज़ गांधी कांग्रेस में रहते हुए भी एक विपक्ष की भूमिका निभाते थे।
तो जो पहला एपिसोड हुआ, प्रकरण था, वो था 1948 के आसपास में एक जीप घोटाला हुआ था, जिसमें पंडित नेहरू के बहुत ही खासम खास और उनके एक विश्वस्त सलाहकार हुआ करते थे, वीके मेनन, वो उसमें इन्वॉल्व थे। हुआ यह था कि करीब 80 लाख रुपए दिए गए थे 200 जीप की खरीद के लिए, लेकिन इतने रुपए देने के बाद भी जो सप्लाई हुई वो 155 जीपें हुई, यानी 45 जीपों के पैसे तो गए लेकिन जीप सप्लाई नहीं हुई। और इस बात पे किसी का ध्यान भी नहीं गया। तो जब संसद में इस बात को ज़ोर शोर से फिरोज़ गांधी ने जब उठाया तो पंडित नेहरू उनसे नाराज़ हो गए और उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। तो यहाँ से ये पता लग गया कि पंडित नेहरू और फिरोज़ गांधी के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी तलखी भरे हैं और ये सामान्य नहीं है। जो एक ससुर और एक दामाद का जो रिश्ता होता है वो नॉर्मल नहीं था। फिर आता है 1957 के आसपास का समय, जब जो LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि एक सरकारी स्वामित्व की कंपनी थी, इसके पैसों को उस समय के वित्त मंत्री की मौन सिक्योरिटी से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया गया। अब ये बहुत बड़ा क्राइम है। मतलब आप एक सरकारी कंपनी के पैसों को शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया और उस पैसे से सरकार को नुकसान हुआ। इस बात को भी दबा दिया गया। लेकिन फिरोज़ गांधी तो दबने वाले थे नहीं। उन्होंने संसद में इस बात को फिर से उठाया और एक इंक्वायरी कमीशन बैठी इस प्रकरण की जांच के लिए, और ये पाया गया कि इसमें सीधे तौर पर उस समय के जो वित्त मंत्री थे कृष्णमाचारी और उस समय के जो वित्त सचिव थे, दोनों या तो शामिल थे या उनकी स्वीकृति थी। तो जो समिति बनी थी उसकी जो रिकमेंडेशन पे इन दोनों लोगों को इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब हुआ यह कि इस बात में फिर पंडित नेहरू की काफ़ी किरकिरी हो गई। तो यहाँ से दोनों के बीच में तल्खी इतनी बढ़ गई कि उन दोनों के बीच का आना जाना एक दूसरे के घर का वो भी ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। फिर आता है 1958 के आसपास में, जब कांग्रेस केरल हार चुकी थी और EMS नंबूद्रिपाद की एक संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार थी जो कि वामपंथी थी, और ये वामपंथी शायद पहली सरकार थी उस समय देश की। तो हुआ ये था कि नंबूद्रिपाद ने शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए थे। अब इस कदम उठाने से हुआ ये कि जो नायर कम्युनिटी थी जो कि हिंदू विचारधारा के स्कूल चलाती थी, फिर वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटीज़ थी जो मदरसे और इस्लामिक विचारधारा के स्कूल चलाती थी, और वहाँ पर मिशनरीज थी काफ़ी जो कि कॉन्वेंट एजुकेशंस को प्रमोट करती थी। तो वो शिक्षा प्रणाली में जो चेंजेस लाने की वजह से ये तीनों ही जो गुट थे वो नंबूद्रिपाद से नाराज़ हो गए, और ये जो शांतिप्रिय एक आंदोलन जो सड़कों पर आया इन लोगों की तरफ से वो धीमे धीमे थोड़ा सा हिंसक हुआ और सरकारी विरोध में कुछ हिंसा वगैरह की वारदातें हुई। अब इस बात का मौका मिल गया इंदिरा गांधी को कि जो उसमें नई अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, उन्होंने पंडित नेहरू, जो इस बात के लिए सहमत नहीं थे कि ऐसा किया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने ये दबाव डाला पंडित नेहरू पे कि आप नंबूद्रिपाद की सरकार को गिरा दें, क्योंकि ऐसा केरल की प्रदेश कांग्रेस कमेटी चाहती थी ऐसा करवाना इंदिरा गांधी से। फिर इंदिरा गांधी ने इस प्रेशर को या इस दबाव को पंडित नेहरू पे डाला और पंडित नेहरू अपनी पुत्री के दबाव के आगे नतमस्तक हो गए। और ये भारतीय इतिहास का ये पहला एपिसोड था जहाँ पर किसी भी प्रदेश की सरकार को संविधान की धारा को इस्तेमाल करके बर्खास्त किया गया, और पहली बार किसी प्रदेश में बर्खास्तगी के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो ये इस बात को लेकर फिर संसद में काफ़ी नोकझोंक हुई फिरोज़ गांधी और पंडित नेहरू के बीच में। उसके बाद फिरोज़ गांधी उस समय काफ़ी बीमार वगैरह रहने लगे थे, और 1960 आते आते इनको एक बार पहले भी दिल का दौरा पड़ चुका था, और उस समय तो एक गाड़ी खुद चला के ही गए थे हॉस्पिटल। लेकिन अगली बार जब उनको दिल का दौरा पड़ा 1960 में, तो 8 सितंबर को वो इस आघात को नहीं सह पाए और उनकी फिर मृत्यु हो गई। एक और बात गौरतलब है कि उस समय उनकी उम्र सिर्फ 48 वर्ष थी, और वो ये माना जाता था कांग्रेस पार्टी में कि ये बहुत ही प्रखर और बहुत ही ईमानदार किस्म के नेता थे। एक जो प्रचलन जो हम देखते हैं अपने भारतीय समाज में कि फिरोज़ गांधी को कोई मुसलमान कहता है,
कोई कहता है कि महात्मा गांधी ने उनको उपनाम दिया था सिर्फ शादी करवाने के लिए, ऐसा कोई भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि पहली चीज़ तो फिरोज़ गांधी मुस्लिम नहीं थे, फिरोज़ गांधी पारसी थे। एक पारसी परिवार में जो कि सूरत में आके बसा था और अल्टीमेटली वो मुंबई शिफ्ट हुए थे, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और जन्म के बाद जो इनका बचपना और जो पढ़ाई लिखाई हुई थी वो सारी इलाहाबाद में हुई थी। तो ये मुस्लिम तो बिल्कुल नहीं थे। और दूसरी बात, जो इनका जो गांधी जो उपनाम था, दूसरा नाम था, वो महात्मा गांधी ने नहीं दिया था इनको। तो ये भी एक गलत धारणा है। तो मेरी सलाह ये है कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये गूगल पे जो ज्ञान उपलब्ध है, इस पे ज़्यादा भरोसा ना करें, किताबें पढ़ें अच्छी अच्छी। तो ये जो मैंने आपसे जो भी बातें शेयर की, ये किताबों से ली हुई हैं। जो अच्छे लेखकों की किताबें हैं, आप उनको रेफ़र करें, पढ़ें और फिर ही कोई धारणा बनाएं। तो फिरोज़ गांधी एक बहुत अच्छे एक नेता थे। शायद उनको वो इतिहास में स्थान नहीं मिला जिसके वो सही में हकदार थे। अब उसका एक उदाहरण ये भी है कि आज का दिन, आज 8 सितंबर है, और जिस समय ये वीडियो मैं शूट करा था सुबह में, इस समय कुछ सुबह के 7:30-8 बज रहे हैं। अभी तक तो मुझे एक भी ट्वीट, ना तो राहुल गांधी का, ना प्रियंका गांधी का, और ना ही जो INC कांग्रेस, जो कि इनका एक सेंट्रलाइज्ड एक हैंडल है, ट्विटर हैंडल, कहीं पर भी फिरोज़ गांधी के बारे में एक भी शब्द नहीं है। और आज भी जो फिरोज़ गांधी की जो कब्र है वो इलाहाबाद में है, और उसका भी कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो ये है उस आदमी की कहानी जिसको देश ने तो भुला ही दिया, उसके खुद के परिवार वालों ने, खुद के रिश्तेदारों ने और खुद की पार्टी ने भी भुला दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी जो मैंने फिरोज़ गांधी के बारे में दी वो आपको रोचक लगी होगी। और आपको अगर ऐसी और जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने पहचान वालों से, मित्रों से और परिवार वालों के साथ शेयर करें। और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी ऐसा कोई रोचक वीडियो मैं दोबारा से आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। जाते जाते एक बात आपको और बता दूं कि आजकल जो संसदीय कार्यवाही का जो आप लोगों को जो कवरेज मिलती है, चाहे वो प्रिंट मीडिया में मिले, और अब तो राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी भी है, ये भी फिरोज़ गांधी की ही देन है। क्योंकि पहले संसदीय कार्यवाही का कोई भी कवरेज ना तो प्रिंट मीडिया में या दूरदर्शन पे अलाउड ही नहीं था। तो संसदीय कार्यवाही के बारे में जो उसकी कवरेज उस पहले प्रिंट मीडिया में, और आज जो आप वीडियो फॉर्म में राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी में देखते हैं, इसका भी बिल लाने का श्रेय फिरोज़ गांधी को ही जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है फिरोज़ गांधी को। तो देखते रहिए, और आगे ऐसी मैं रोचक जानकारी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी विशेष विषय पे अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर दे दें। तो जैसे ही मुझे मौका लगेगा तो मैं उस पर सही स्रोतों से जानकारियाँ जुटाऊंगा और एक अच्छा सा वीडियो फिर से बनाऊंगा आपके लिए। धन्यवाद।